हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं साथियों काव्य हेतु। और काव्य हेतु के बारे में हम लोग परिचयात्मक चर्चा कर चुके हैं। यानी बात साफ है, काव्य के हेतु क्या है, किसे काव्य का हेतु कहा गया है और सार्वमान्य तौर पर काव्य हेतु की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु भाग 2, यानी प्रथम भाग का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, राइट। लेकिन इसके बावजूद मैं सामान्य तौर पर एक बार फिर चर्चा करना चाहूंगा। काव्य का मतलब होता है कविता। काव्य का मतलब कविता। हेतु का मतलब होता है रचने के कारण। कविता रचने के कौन कौन से कारण है, यानी कोई भी कवि कविता क्यों रचता है, उसके कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण है, उन्हें काव्य का हेतु कहा जाता है। तो साथियों, सार्वमान्य तौर पर काव्य हेतुओं की संख्या मानी गई है 3, यानी 3 वे महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से कोई भी कवि अच्छे से अच्छे काव्य की रचना करता है। और 3 काव्य हेतु कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं प्रतिभा। या तो कवि बेहद प्रतिभाशाली होगा, या फिर वो लगातार अभ्यास करता होगा, या फिर उसमें शास्त्र ज्ञान या फिर लोक का ज्ञान होगा। तो प्रतिभा, अभ्यास और नंबर 3 क्या है, व्युत्पत्ति। प्रतिभा क्या है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बात और चर्चा करना चाहूंगा। प्रतिभा का मतलब होता है असाधारण मानसिक क्षमता। असाधारण मानसिक क्षमता ही अपने आप में क्या है, प्रतिभा। इसका मतलब प्रतिभा का जो संबंध है वो शारीरिक दृष्टि से नहीं है, अपितु प्रतिभा का संबंध मानसिकता से है। यानी जो आदमी की मेंटल कैपेसिटी है उससे प्रतिभा का संबंध माना गया है। शारीरिक रूप से चाहे व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, उसे प्रतिभाशाली हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो मानसिक रूप से जो असाधारण हो, यूनिक हो, वो क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली कहलाता है। अब आज हम चर्चा यहां ये करेंगे कि प्रतिभा के बारे में किस किस विद्वान ने क्या क्या बात कही है, चाहे वो संस्कृत के आचार्य हो, हिंदी के आचार्य हो, या फिर पाश्चात्य विचारक ही क्यों न हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप यकीन मानिएगा, यदि आप इस टॉपिक को लेकर 00 है तो आने वाले 1.5-2 घंटे जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये टॉपिक आपको 100% याद हो जाएगा, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो यही टारगेट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम चर्चा किसने की है प्रतिभा के बारे में, तो हम कह सकते हैं अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में प्रतिभा के बारे में चर्चा की गई साथियों। और अग्नि पुराण के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी है, और जिनका समय आज से लगभग 2800 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने अग्नि पुराण लिखा था। और वही चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ अग्नि पुराण के रचनाकार का नाम क्या है, वेद व्यास जी है। और वेद व्यास जी ने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है, लिखिएगा। नरत्वम दुर्लभम लोके, नरत्वम दुर्लभम लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। 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 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस संसार में, पहले अर्थ कंप्लीट कर देता हूं। नरत्वम दुर्लभम लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वम तत्र दुर्लभा, कवित्वम तत्र दुर्लभा, दुर्लभा शक्ति स्त्रत सुदुर्लभा, शक्ति नयत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम तत्र दुर्लभम शक्ति स्त्रत सुदुर्लभा, शक्ति स्त्रत सुदुर्लभा, सुदुर्लभा। ये आज से लगभग 2800 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने अपनी बात कही है। और वेद व्यास जी ने जो ये बात कही है किसमें? अग्नि पुराण के अंतर्गत। अब यहां हम समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा पहले समझा देता हूं, फिर कैसे याद करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिएगा, अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आज से 2800 वर्ष पहले का है, इसलिए अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभ है। फिर दिमाग लगाइए, अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभ है। तो इस परिभाषा में आपको एक ही चीज याद करनी और दिखाई भी दे रही होगी, दुर्लभम, दुर्लभम, दुर्लभम और दुर्लभम। ठीक है। अब आपसे लिखवाया नहीं जाएगा परिभाषा, समझ में आ गई? अभी तो आपके सामने इस चीज को प्रस्तुत किया जाएगा। ये काव्य के हेतु के बारे में किस आचार्य का मत है? तो आपका उत्तर होना चाहिए, ये जो मत है ये है अग्नि पुराण के रचनाकार मिस्टर वेद व्यास जी का। और अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभ है। अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभम। बस इतना याद करना। अब आप इसको वास्तविक अर्थों में देखने का प्रयास कीजिएगा। यहां हम बात कर सकते क्या कहना चाहते हैं और प्रतिभा के बारे में क्या कहा। चूंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रतिभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रतिभा के बारे में इन्होंने क्या कहा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पढ़िएगा, नरत्वम दुर्लभम लोके। कितनी बात, बड़ी बात कही है कि नरत्वम दुर्लभम लोके, इस लोक में नरत्वम मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभम, बहुत कठिन है। यानी इस संसार में पहले तो मनुष्य जीवन मिलना ही बहुत क्या है? दुर्लभ है। और बात सही है, आज से 2800 वर्ष पहले कितने लोग हुआ करते थे? बहुत अल्प मात्रा में पॉपुलेशन थी। आज की तो बात ही नहीं। आज से कितने साल पहले की? 2800 वर्ष पहले। और वहां तो बहुत लिमिट में पॉपुलेशन हुआ करती थी। हालांकि आजकल तो पॉपुलेशन डिवाइड है, आजकल तो जनसंख्या लगातार क्या कर रही है? बढ़ रही है। लेकिन उस जमाने की बात है, नरत्वम दुर्लभम लोके, इस संसार में पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही बहुत दुर्लभ था। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता था। जैसे मान लो कबूतर है, तोता, मेंढक है, जूं, सोर या मल्लिक बनने के बाद मनुष्य जीवन नसीब होता था, 84 लाख योनियों के बाद। इसलिए नरत्वम दुर्लभम लोके, इस संसार में मनुष्य जीवन मिलना ही बहुत दुर्लभ था। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, मनुष्य जीवन भी मिल गया, लेकिन मनुष्य का विद्यावान होना और भी दुर्लभ था। 2800 वर्ष कहां लोग पढ़े लिखे थे बताइएगा? कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, कुछ क्या थे ही नहीं मतलब। तो वहां अगर मनुष्य जीवन भी मिल गया तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, ऐसे मनुष्य का भी विद्यावान होना बहुत दुर्लभ यानी कठिन था। और कवित्वम तत्र दुर्लभम, और यदि पढ़ा लिखा भी मिल गया तो पढ़े लिखे का भी कवि होना बहुत ही दुर्लभ था। कहां कवि मिलते थे 2800 वर्ष पहले? अगर कोई पढ़ा लिखा भी हो जाता था सौभाग्यवश, तो उसका भी कवि होना बहुत दुर्लभ था। और शक्ति स्त्रत सुदुर्लभा, और यदि वो दुर्भाग्यवश कवि भी बन जाता था तो कवि में भी शक्ति, शक्ति का मतलब प्रतिभा का होना बहुत ही दुर्लभ था। इसका मतलब अग्नि पुराण में प्रतिभा को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। और प्रतिभा को
क्या कहकर संबोधित किया गया है? शक्ति स्तृत सुदुर्लभा। इसका मतलब प्रतिभा को यहाँ क्या कहा गया? बोलिए, शक्ति कहा गया है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसको नीचे लिखिएगा। अग्नि पुराण में प्रतिभा को, अग्नि पुराण में प्रतिभा को शक्ति कहा गया है। अग्नि पुराण में प्रतिभा को शक्ति कहा गया है और उसे काव्य का प्रधान हेतु माना गया है। और प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना गया है। ठीक है, तो अग्नि पुराण में क्या करना पड़ेगा अपने को? बोलिए, दुर्लभम। अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आचार्य कौन? भाम है। इसके बाद कौन? आचार्य भाम है, जिनका समय क्या है? 6ठी शताब्दी। आगे लिखिएगा, आचार्य भाम है, जिनका समय 6ठी शताब्दी है। जिनका समय 6ठी शताब्दी है। और ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। भामह के अलावा रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी क्या है? काव्य अलंकार। ठीक है, तो भामह ने कब की बात है? 6ठी शताब्दी में ये बात कही है। किसके बारे में? प्रतिभा के बारे में। क्या कहा है? तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये आपको संस्कृत में याद करना है, क्योंकि हम किसके विचारक पढ़ रहे हैं? संस्कृत के आचार्य पढ़ रहे हैं, विचारक पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपको पूरा याद नहीं हो और इसमें भी यदि आपकी समझ विकसित हो सके, तो आपको एक ही शब्द याद करना, दुर्लभ। और बार बार आप पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में क्लिक करने लग जाएगा कि इसका भावार्थ ये है। ठीक है, भामह ने क्या कहा है? गुरुपदेशा, गुरुपदेशा दैत्वम, गुरुपदेशा दैत्युम, दैत्युम शास्त्रम, गुरुपदेशा दैत्युम शास्त्रम, गुरु उपदेशा दैत्युम शास्त्रम, जड़धियो अल्पयम, जड़धियो अल्पयम, अल्पयम, जड़धियो अल्पयम, गुरु उपदेशा दैत्युम शास्त्रम, जड़धियो अल्पयम, काव्यम तु जायते जातु, जातु कश्चित् प्रतिभावनतः, भावनतः। ये देखिएगा, आराम से उतारिएगा। गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से, दैत्युम शास्त्रम, शास्त्रों के अध्ययन से, जड़धियो अल्पयम, मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता है, लेकिन काव्यम तु जायते जातु कश्चित्, कश्चित् प्रतिभावनतः, लेकिन अच्छा काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यदि उतार लिया तो पहले तो मैं आपको याद करवा देता हूं, कभी भी नहीं बोलेंगे भामह ने गुरु के उपदेश को एक्सेप्ट किया। तो यहां भामह की परिभाषा में याद करना आपको, गुरु उपदेशा। क्या याद करना है? गुरु उपदेशा। अग्नि पुराण में क्या याद करना है? दुर्लभम।
और यहां याद करना आपको क्या, गुरु उपदेशा, बस इतना सा भामह की परिभाषा में गुरु उपदेशा। ठीक है, ये तो याद करने का तरीका है। अब प्रश्न उठता है कि मामला है क्या, तो यहां आप देखिएगा कितनी बड़ी बात कही है भामह ने कि गुरु के उपदेश से, किससे, गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से। बार बार कहेंगे पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करो ये करो, इसका मतलब गुरु का उपदेश है। अध्येतुम, क्या ये धेतुम का मतलब अध्ययन से, धेतुम का मतलब अध्ययन से, किसका, शास्त्रम, शास्त्रों का अध्ययन करने से। वापिस बोलता हूं, गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से, अध्येतुम शास्त्रम, और शास्त्रों का अध्ययन करने से, दो चीजों से, किस किस से, गुरु के उपदेश से और अध्येतुम शास्त्रम, शास्त्रों के अध्ययन करने से, जड़ दियो अल्पयम, जड़ दियो अल्पयम, जड़ दियो अल्पयम यानी मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ दियो अल्पयम, सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता, अल्पयम यानी नाम मात्र, थोड़े बहुत, या सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता है। कौन, जड़ दियो अल्पयम, मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता है, किससे, गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के अध्ययन से मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता है। लेकिन काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभानतः, लेकिन अच्छा काव्य तो कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही, कवि ही लिख सकता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बात साफ है, गुरु के उपदेश से, शास्त्रों का अध्ययन करने से हर कोई मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की तो रचना कर सकता है, लेकिन अच्छा काव्य तो वही लिख सकता है जो अपने आप में क्या हो, प्रतिभाशाली हो, जो अपने आप में क्या हो, प्रतिभाशाली हो। इसका मतलब भामह ने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, तो भामह ने प्रतिभा को इंपॉर्टेंस दिया है, लिख लीजिएगा। गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश से गुरु के उपदेश से व शास्त्रों के अध्ययन से लिख लिया, गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के अध्ययन से मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के, मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना, मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के काव्य की रचना तो कर सकता है, सामान्य श्रेणी की काव्य की रचना तो कर सकता है, लेकिन अच्छा काव्य तो वही लिख सकता है, लेकिन अच्छा काव्य तो वही रच सकता है, अच्छा काव्य तो वही रच सकता है जो प्रतिभाशाली हो, लेकिन अच्छा काव्य तो वही रच सकता है जो
प्रतिभाशाली हो। अच्छा काव्य तो वही रच सकता है जो क्या हो, प्रतिभाशाली हो। अर्थात आचार्य भामह ने प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना है। लिख लीजिएगा, अर्थात आचार्य भामह ने आचार्य भामह ने प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना है। ठीक है, तो भामह की परिभाषा में क्या करना है याद आपको, गुरु उपदेशा, गुरु का उपदेश। अग्नि पुराण में वेद व्यास ने कहा कि ये अपने आप में क्या है, दुर्लभम, क्या है दुर्लभ है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भामह के बाद में दंडी। दंडी साहब क्या कह रहे हैं, 7वीं शताब्दी में, ग्रंथ का नाम आपको बताया जा चुका है, फिर बता देता हूं, काव्य आदर्श। दंडी 7वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य आदर्श। दंडी 7वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम है काव्य आदर्श। और दंडी ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने लिखा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्च वियोगास्य नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्च वियोगास्य कारणम काव्य संपद है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्च वियोगा अस्य कारणम काव्य संपद है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्च वियोगा अस्य कारणम काव्य संपद है। कारणम काव्य संपद है। लिख लिया। याद करने का तरीका क्या होगा, यहां पहले आप याद करेंगे, दंडी होती है ना वो नैसर्गिक होती है। दंडी नैसर्गिक यानी स्वाभाविक, क्या होती है, स्वाभाविक। नैसर्गिक का मतलब होता है जन्मजात, ये स्वाभाविक होती है। तो दंडी की परिभाषा में याद करेंगे, नैसर्गिक। भामह की परिभाषा में गुरु उपदेशा, और अग्नि पुराण क्या है, दुर्लभम। अग्नि पुराण दुर्लभम, भामह गुरु का उपदेश। और इधर दंडी की परिभाषा में क्या याद करना है, नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मल। नीचे लिखिएगा, अर्थात इन्होंने प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान व सुदृढ़ अभ्यास को
वह सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य का हेतु माना है। संयुक्त रूप से काव्य का हेतु माना है। संयुक्त रूप से काव्य का हेतु माना है। लेकिन इन्होंने अभ्यास को महत्व दिया है। लेकिन इन्होंने अभ्यास को महत्व दिया है। लेकिन इन्होंने अभ्यास को महत्व दिया है और अभ्यास के लिए महत्व दिया है और अभ्यास के लिए एक निष्ठ श्रम की बात कही है। अभ्यास के लिए बोर्ड पे देख लीजिएगा, एक निष्ठ श्रम की बात कही है। अभ्यास के लिए एक निष्ठ श्रम की बात कही है तथा इन्होंने अभ्यास के लिए एक निष्ठ श्रम की बात कही है। जो अभ्यास है इसके लिए इन्होंने एक निष्ठ श्रम की बात कही है। इसका मतलब है कि इनका जो झुकाव है, और आगे पढ़ेंगे किसमें, जब हम अभ्यास को पढ़ेंगे तब स्पेशली इनके बारे में पढ़ेंगे कि दंडी का झुकाव किसकी तरफ है। दंडी का झुकाव अभ्यास की ओर है। और इन्होंने कहा है कि नैसर्गिकीचे प्रतिभा तो जन्मजात होती है और श्रोतम च भव निर्मलम, और इसे निर्मल शास्त्र ज्ञान के माध्यम से सुदृढ़ अभ्यास के माध्यम से परिष्कृत किया जा सकता है। और आनंदश्च भी योगा से कारणम काव्य संपदा, उसे काव्य की संपदा कहा जाता है। तो यहाँ रिजल्ट ये है कि इन्होंने तीनों को ही महत्व दिया है, लेकिन तीनों में झुकाव किसकी तरफ था, इनका अभ्यास की ओर था। ये बात कब की है, 7वीं शताब्दी के आचार्य जिनका नाम क्या है, दंडी। दंडी के बाद में वामन साहब का समय 8वीं शताब्दी है। वामन का समय 8वीं शताब्दी है। और वामन ने क्या लिखा है यह भी बताना जरूरी है। वामन का समय क्या है, 8वीं शताब्दी है। और यहां यह जानना जरूरी है इनके ग्रंथ का नाम क्या है, काव्या अलंकार सूत्रवृत्ति। इनके ग्रंथ का नाम है काव्या अलंकार सूत्रवृत्ति। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, जो सूत्र शैली में लिखित ग्रंथ है जिसमें लगभग 319 के आसपास सूत्र है। ओके, और इन्होंने क्या बात कही है किसके बारे में, क्योंकि हम प्रतिभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिखिएगा, इन्होंने कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवित्व बीजम प्रतिभानम, ये लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवित्व बीजम प्रतिभानम, अर्थात काव्य रचना का बीज प्रतिभा है। अर्थात काव्य रचना का बीज प्रतिभा है। काव्य रचना का बीज प्रतिभा है।
यानी प्रतिबाही कविता की रचना का क्या है, बीज है। कौन कह रहे हैं, वामन। तो वामन की परिभाषा में याद करना बीजम। मम्मटकी में भी आएगा, जिसमें दोनों में अंतर बताऊंगा। यहां आपको याद करना है वामन की परिभाषा में बीजम यानी कविता का बीज। ध्यान दीजिए, कवित्व बीजम प्रतिभानम, कविता का बीज ही क्या है, प्रतिभा या प्रतिभा ही काव्य रचना का क्या माना जाता है, बीज है। ओके, चलिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आइएगा, आपको ले चलता हूं आचार्य रुद्रट, जिनका समय 9वीं शताब्दी है। आचार्य रुद्रट के अनुसार रुद्रट का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है साथियों। आचार्य रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी है। रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी है। और ग्रंथ की बात करें तो काव्या अलंकार, लिख लीजिएगा, ग्रंथ का नाम है काव्या अलंकार। काव्या अलंकार, ये जो ग्रंथ है इसी नाम से आचार्य भामह ने भी लिखा है। तो यहां रुद्रट के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्या अलंकार। जी हाँ, इनके ग्रंथ का नाम है काव्या अलंकार। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है, किसको, प्रतिभा को। तो प्रतिभा के दो भेद किए इन्होंने, किसने, रुद्रट ने। प्रतिभा को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, दो भेद किए। एक तो भेद तो है सहजा प्रतिभा। देखो, इसको याद करने का तरीका नहीं तो भूलेंगे आप, पहले समझा देता हूं। एक सहजा है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, पहले सहजा के बारे में पढ़ेंगे, फिर साथ का साथ उत्पाद्य के बारे में पढ़ेंगे। रुद्रट, रुद्रट, मोस्टली 3 वर्ण है रुद्रट में। तो यहां भी लगभग लगभग कितने, 3 है। राइट। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ समय पश्चात आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, आगे चलेंगे हम। इनके जस्ट बाद में, रुद्रट के बाद राजशेखर का समय भी 9वीं है, इनका भी 9वीं है। और राजशेखर के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य मीमांसा। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए, इन्होंने भी। वहां कौन कौन सी है, कार्यत्री और भावयत्री। तो देखो, राजशेखर में 5 वर्ण है, इधर 4 है, इधर 3 के साथ कितने आ रहे, 3 ही आ रहे। नहीं तो ये आप 2 दिन के बाद रुद्रट के दो भेद मान लेंगे, कौन से, कार्यत्री और भावयत्री। जबकि रुद्रट के अनुसार तो कितने, 2। कौन कौन सी, सहजा और उत्पाद्या। तो प्रतिभा के दो भेद है। पहली कौन सी प्रतिभा है, सहजा, लिखिएगा। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा और उत्पाद्या, प्रतिभा के दो भेद माने हैं। ठीक है। अब सहजा क्या होती है और उत्पाद्य क्या होती है, दो भेद। सहजा प्रतिभा क्या होती है, ये स्वतः प्रस्फुटित होती है, यह स्वतः प्रस्फुटित होती है, स्वतः प्रस्फुटित होती है। ये प्रतिभा स्वतः प्रस्फुटित होती है। स्वतः प्रस्फुटित होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है, गॉड गिफ्ट, ईश्वर प्रदत्त होती है। पूर्व जन्म के संस्कारों से ईश्वर प्रदत्त होती है, पूर्व जन्म के संस्कारों से संचित होती है। पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूर्व जन्म के संस्कारों से
संचित होती है, पूर्व जन्म के संस्कारों से संचित होती है। ये प्रतिभा पूर्व जन्म के संस्कारों से क्या होती है? संचित होती है, स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है, कोमा सहज होती है, स्वाभाविक होती है, कोमा सहज होती है, स्वाभाविक होती है या सहज होती है। बस ऐसा याद करो, सहजा, सहजा का मतलब जो सहज ही मिलती है हमें, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा प्रभाव करने की, बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पिछली वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि पिताजी के 2 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, 9 पुत्र हैं, 10 पुत्र हुआ करते थे। सबको एक स्कूल में पढ़ाई करवाई है, एक कलेक्टर बन जाता है, एक क्या बन जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए, मैं चोर का नाम नहीं लूं, लेकिन आपकी विचारधारा गंदगी भरी हुई है। बार बार क्या चोर के अलावा कोई और भी उदाहरण मिल सकता है? कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो, एकदम बिल्कुल ऐसे वही हो गए क्या आप भी चोर? कम से कम सुबह सुबह तो भूने भट्टे के टाइम तो अच्छा निकालो ना है? तो जैसा कि आपको उदाहरण दिया जा चुका है कि एक पिताजी के 3 पुत्र होते हैं, एक डॉक्टर बन जाते हैं, एक कलेक्टर बन जाते हैं, एक किसान बनता है, चौथा पुत्र हो जाता है तो वो चोर भी बन जाता है। एक ही परिवेश है, पढ़ाई भी एक स्कूल में किए, एक ही घर में पले बड़े हुए हैं, लेकिन अब आपको पता वो किस वजह से होता है? वो होता है इसकी वजह से। किससे? सहजा, प्रतिभा जन्मजात होती है। जब मनुष्य संसार में आता है ना, तब से पता चल जाता है। कहते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में दिख जाते। मैं तो खूब देखता हूँ मेरे पूत के पांव, लेकिन दिखते नहीं मुझे। तो कैसे दिखते, कोई बताए ना? नहीं बताओ शैतान नहीं करता है? अच्छा, उससे पता चल जाता है कि ये क्या बनेगा, डकैत? तो क्या बताएं, मतलब कितने ज्ञानी बच्चे बैठे हैं, इसका भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूत के पांव पालने में कैसे दिखते, मुझे बताओ थोड़ा सा। आता जाता तो कुछ है नहीं, बस और बोलते हैं ऐसे कि जैसे सब कुछ आता है इनका। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं, तभी तो पूछ रहा हूं, मैं क्या बता पाऊंगा, मैं भी आप जैसे ही हूं। सहजा तो मैंने कहा ना भाई, पूत के पांव तो पालने में दिखने लग जाते हैं, वास्तव में पता लग जाता है कि क्या बनेगा, ये ठूंठ रहेगा, ये क्या आगे जगह क्या करेगा, पता चल जाता है ना। वो कैसे पता चलता है? वो इस प्रतिभा की वजह से होता है। समझ में आ गई? 4 पुत्रों में से एक कलेक्टर बन रहा है तो इसका मतलब जन्म जात है। कहते हैं ना कि, और हिंदू धर्म है ना और बौद्ध धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म में काफी समानता है, क्योंकि दोनों ही पुनर्जन्मवाद में यकीन करते हैं कि मनुष्य का फिर से जन्म होता है, और ये बात सही है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन नसीब होता है। सही बात है, पिछली योनि में हमने अच्छे कर्म किए, ऐसा ही कहते हैं ना सब लोग। मैं नहीं कह रहा, सभी कहते हैं हिंदू समाज में कि इन्होंने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म किए थे, इसलिए ये मनुष्य में, और मनुष्य में भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य नहीं है ये, अच्छे कर्म किए थे इसलिए मनुष्य नहीं, मनुष्य में भी देवता स्वरूप है, देवों के देव महादेव। तो ये लोग बातचीत करते हैं, समझ में आ गए? किससे जोड़ते हैं? पूर्व जन्म से। किससे? पूर्व जन्म से। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अगर वास्तव में हम पुनर्जन्म को मानते हैं और होता है, तो फिर ये बात भी सही है, क्योंकि जो प्रतिभा में इस जन्म में मिली है, वही 4 पुत्र थे पिताजी के, एक कलेक्टर बन रहा, तो इसका मतलब जन्म जाति क्या था? होशियार था। पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से क्या बना? वो आज कलेक्टर है। तो इसका मतलब इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, मानना चाहिए। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर ऐसा होता तो जब सृष्टि का आविर्भाव हुआ, सृष्टि का पहली दफा आविर्भाव हुआ, तब भगवान ने हम सबको ऊपर से डाला नीचे,
समझ में आ गए। तो अपन में से कोई तो कुत्ता बन गए, कोई बिल्ली बन गए, कोई जू बन गए, कोई सोरिया बन गया, कोई तितली बन गए, कोई मेंढक बन गया, और कोई देवों के देव महादेव भी बन गए, मनुष्य भी बन गया। अगर पुनर्जन्म ही इस जीवन के कर्मों का आधार है, तो पहले जन्म में जब पृथ्वी पर सब डाले गए, तो इससे पहले तो कोई जन्म ही नहीं हुआ था किसी का। अरे भाई, फर्स्ट टाइम किसी का जन्म हो रहा है, तो उसको पहले टाइम में यदि गधा बनाया गया तो उसके पहले के कर्म तो थे ही नहीं। एक तो गधा बन गया और एक मनुष्य बन गया। फिर अगर कर्म ही आधार होते, पूर्व जन्म ही आधार होते, तो वो सारे के सारे या तो गधे ही बनते या सारे के सारे मनुष्य बनते। यही होता ना। तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म भी का अस्तित्व भी इन विचारों से खरे में प्रतीत होता है कि होता है कि नहीं होता है। मेरी बात नहीं समझे क्या? हम 100 आदमी हैं, अगर भगवान ने 100 को धरती पर भेजा, 100 के 100 ही मनुष्य बना देता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 में से एक को गधा, एक को ऊंट, एक को तितली, एक को छिपकली, एक को जू बना दिया, तो फिर इसका मतलब पहले टाइम में तो हमारा जन्म हुआ है, तो पहले तो हमने कर्म ही नहीं किए इसे जिसके आधार पर किसी को क्या बनाया गया है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगले जन्म में एक्सचेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ। कितने ज्ञानी, कितने विदुषी, मतलब वो बैठी है, छात्राएं बैठी है यहाँ की, कितने, मतलब आज तक गदगद हो गया, उत्तर ही नहीं मिल पाया था मुझे। ऐसी क्लास को पढ़ा कि मैं धन्य हो गया हूँ। कैसे शब्दों में बयां करूं मैं, है? जिनको कुछ भी नहीं आता, जो ठूंठ नहीं, महा ठूंठ है? खैर, उस पर अपने को नहीं जाना चाहिए, कौन क्या मानता है उस पर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस बहस को यहीं स्टॉप करना चाहेंगे। ये कोई आध्यात्मिक मंच नहीं है, क्योंकि प्रतिभा के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन जरूरी भी है, लेकिन जरूरी है। हम कहीं भी अगर सभ्य समाज में खड़े होते हैं तो लोग हमारी बात को सुने, हम उसको उस रूप में प्रस्तुत करें। अब नॉलेज नहीं होगा तो क्या प्रस्तुत करेंगे? फिर या तो मुंह छिपा के निकलेंगे या फिर करेंगे था का हिसाब से देख लियो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहजा प्रतिभा, यहां से जोड़ रहा हूं, क्या होती है? सहज ही मिलती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अफेक्ट, प्रयास नहीं करने पड़ते। समझ गए? क्या होती है? नेचुरली होती है। क्या होती है? नेचुरल मिलती है इंसान को। बोलो। पूर्व जन्म के संस्कारों से संचित होती है। हमने पूर्व जन्म लिया, उसमें हमने अच्छे काम किए, परमार्थ के काम किए, लोगों का भला किया, इसलिए हमें ये प्रतिभा मिली है। और ये क्या होती है? गॉड गिफ्टेड। कहते ना अपन गॉड गिफ्ट है, तो कहते ना अपन वो गॉड गिफ्ट यही है। ये ईश्वर प्रदत्त होती है, और यह स्वतः खुद ही क्या होती है? प्रस्फुटित होती है, फैलती है, उजागर होती है। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये दौर अब समाप्त हो गया है। रंक का बेटा भी राजा बन सकता है। पहले के दौर में ये हुआ करता था, और राजा कितना भी चाहे गुणहीन हो, लेकिन अगर राजा का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है, तो वही। और ये भी हम कह सकते हैं कि राजतंत्र के खत्म होने का एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि वहां गुणों की कदर नहीं होती थी, प्रतिभा की कोई कदर नहीं होती थी। समझ में आ रही है? और आजकल राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। थोप रहे हैं, चल ही नहीं रहा ना, और फिर भी जोड़ रहे हैं, चलो। गलत बोल रहा हूं मैं? ये केवल एक पार्टी में नहीं है, ये कांग्रेस में नहीं है, ये बीजेपी में भी है, ये सभी पार्टी में होगा। एक ही बात नहीं, अपने को दिखता है शीर्ष पर इसलिए कि भाई उसको बैठा रखा है, और में भी है। आप गहराई से देखो, अपने यहां भी देखो। अब इसका मतलब हम तो अयोग्य हैं? हम तो क्या है? अयोग्य है ना। क्यों? क्योंकि आज भी ये क्या है बताइए? आज भी क्या है? आज भी वही
अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाने का प्रयास हो रहा है। तो प्रतिभा तो क्या होती है? गॉड गिफ्ट होती है, सहजा प्रतिभा। तो रुद्र ने प्रतिभा के कितने भेद माने? 2। सहजा, समझ में आ गई। दूसरी प्रतिभा है उत्पाद्या। उत्पाद्या का मतलब इस जन्म में आकर उत्पादित की जाती है, उत्पाद्या। उत्पाद्या आगे लिखिएगा। 12 राजस्थान से। नमस्कार सर। सर मैं प्रवेश में हूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूं क्या? खूब दबा के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तैयारी में क्या दिक्कत है? पढ़ाई कभी भी हल्की नहीं जाती। और जानकारी आप फिर फोन कॉल्स पे ले सकते हैं। थैंक यू। उत्पाद्या का मतलब क्या है? उत्पाद्या यानी उत्पादित की जाती है, लिखेगा। उत्पादित की जाती है। उत्पाद्य यानी उत्पादित की जाती है। अध्ययन से उत्पादित की जाती है, देश लगाओ। अध्ययन से, अध्ययन से उत्पाद्य यानी उत्पादित की जाती है, देश लगा के लिखिएगा। अध्ययन से, शास्त्रों से, अध्ययन से, शास्त्रों से, लोक अनुभव से, लोक अनुभव से, सत्संग से, फिर आगे लिखिएगा। इसका संबंध इसी जन्म से है। इस प्रतिभा का संबंध इसी जन्म से है। इसका संबंध इसी जन्म से है। इसी जन्म, इसी है। पढ़ाई करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, शास्त्र के ज्ञान से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, लोक अनुभव, संसार में घूमेंगे फिरेंगे, अच्छाई बुराई को जानेंगे। और यदि हम सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो भी हम प्रतिभावान हो सकते हैं। तो सहजा और उत्पाद्या, ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रुद्रट। नहीं भूलेंगे आप लोग, रुद्रट। ठीक है ना? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। आइए अब चर्चा करते हैं किसके अनुसार? राजशेखर के अनुसार। राजशेखर, राजशेखर के अनुसार समय 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर 9वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। और राजशेखर ने क्या कहा साथियों? इन्होंने कहा कि प्रतिभा के 2 वेद हैं। एक कौन सी? कार्यत्री प्रतिभा।
कार्यत्री प्रतिभा। ठीक है, बस आपको केवल कार्यत्री लिखना है, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो आप केवल कार्यत्री करना है। प्रतिभा के दो भेद हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा, दो भेद है। लिख लिया कार्यत्री? अब समझिएगा, क को किससे जोड़ेंगे? कवि से। इसका संबंध किससे? इस प्रतिभा का संबंध कवि से है। समझ रहे हैं? कौन सी का? कार्यत्री प्रतिभा का संबंध किससे? कवि से। और भावयत्री प्रतिभा का संबंध भावक या पाठक से। पहले कैसे जोड़ो आप, आगे मत बढ़िएगा। लास्ट सेक्शन ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? दो। एक कौन सी? कार्यत्री। ये प्रतिभा पाठक में नहीं होती है, ये प्रतिभा किस में होती है? कवि में होती है। और भावयत्री का संबंध भावक या पाठक, यानी ये प्रतिभा किस में होती है? पाठक में। साथियों, ये जो कार्यत्री प्रतिभा, इसको पुनः इन्होंने 3 उपभागों में बांट दिया। देखिएगा, कार्यत्री प्रतिभा को पुनः 3 उपभागों में विभक्त कर दिया। कार्यत्री प्रतिभा को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब कौन कौन से 3 भेद हैं इसके? सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा, आहार्या, औपदेशिकी, 3 भागों में बांट दिया। सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। एक एक को लिखे तो बेहतर रहेगा, फिर आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। सहजा प्रतिभा क्या है, आहार्या प्रतिभा क्या है, और औपदेशिकी प्रतिभा क्या है? तो आप सहजा को तो सेम टू सेम ही टिप लो। आहार्या का मतलब भी उत्पाद्य ही है, सेम टू सेम ही आ गई। आहार्या कह लो या क्या कह लो? उत्पाद्य कह लो। आहार्या का मतलब आहारित की गई, तो लिख लो सहजा। लिखिएगा, पूर्व जन्म से संबंधित। सहजा पूर्व संबंधित, ईश्वर प्रदत्त। सहजा पूर्व जन्म से संबंधित, ईश्वर प्रदत्त, पूर्व जन्म से संबंधित, कौमा ईश्वर प्रदत्त होती है। ईश्वर प्रदत्त होती, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। ठीक है। आहार्या, आहार्या यह है प्रतिभा, यह है प्रतिभा शास्त्र ज्ञान, लोकानुभव, शास्त्र ज्ञान, लोकानुभव, विद्या अध्ययन, विद्या अध्ययन, व अभ्यास। विद्या अध्ययन व अभ्यास, विद्या अध्ययन व अभ्यास के माध्यम से, विद्या अध्ययन व अभ्यास के माध्यम से प्राप्त या अर्जित होती है। विद्या अध्ययन के माध्यम से प्राप्त या अर्जित होती है। ठीक है, वही है, सेम ही दोनों तक। ठीक है ना? कौन कौन सी? सहजा या आहार्या को हम कह सकते हैं उत्पाद्य तक। ठीक है, अब ये क्या होती है? तो ये दोनों प्रतिभाएं ध्यान दीजिएगा, ये 3 पार्ट किए ना,
ये दो तो क्या है, इनपुट है, क्या है? हमारे अंदर रहती है। किससे? भगवान ने पहले रख दिया इतना, ये भेजा, इतना मोटा भेजा रख दिया, IQ लेवल 125 से ऊपर। ये किसने रख दिया? भगवान ने रख दिया। थोड़ा बहुत भगवान ने नहीं रखा तो हमने अर्जित कर लिया पढ़ाई करके। ये तो हमारे अंदर है। ये क्या है? औपदेशिकी, आउटपुट है। आउटपुट क्या? ये आउटपुट। हर किसी के बस की बात नहीं उपदेश देना। ये भी एक प्रतिभा है। क्या ये प्रतिभा है? यहां आके कितने भी ज्ञानी हो ना, तो ये से खड़े होते हैं ना, तो ऐसे धूजते हैं, वाइब्रेट होती बॉडी। समझ में आ गया? चलो बॉडी तो वाइब्रेट हो कि नहीं हो, लेकिन हमारी आई कांटेक्ट नहीं हो पाते, हम नेत्र भी नहीं मिला पाते। कहां देखते अपन? ऊपर देखो, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1959 को पोरबंदर में होता है। ऐसे गुरु जी कह ऊपर हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। चलो वो भी सीमित है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है बोलते क्या है और निकलता क्या मुंह से। चलो वो भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि बोलता क्या है निकलता क्या है, लेकिन दो दो भी दिखाई देते सामने, डबल डबल दिखते हैं। ये हर किसी की बस की बात नहीं। कुछ लोग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत भीड़ हो कितनी भी, उसको ऐसे बांधते हैं कि हाँ आनंद आ गया। अब आप देख लो प्रधानमंत्री जी को, भाई और बहनों हो गए काम। बस क्या इतिहास में क्या रहा था कोई मायने नहीं रखता। यही होता ना, बस एक बार आके बोल गए ना क्या। कुमार विश्वास जहां खड़े होते हैं, कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझते हैं। अगर वो खड़े होते हैं ना, तो दुनिया जगह की जगह जाम हो जाती है। ये कला है क्या? ये आर्ट है। ये आर्ट नहीं बोलेंगे, ये प्रतिभा है क्या? ये और प्रतिभा कौन सी है? औपदेशिकी, उपदेश देने का। यहां और बात जोड़ना चाहूंगा, तंत्र मंत्र ना, तंत्र मंत्र ये इसी में आता है। किसमें? औपदेशिकी प्रतिभा में। तंत्र मंत्र करना, इसका प्रयोग करना, ये औपदेशिकी प्रतिभा है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। समझ में आ गए? ये किस में आएगा? औपदेशिकी में। तो लिखेगा इसका संबंध, इसका संबंध शास्त्रादि के उपदेश देने से, इसका संबंध शास्त्रादि, शास्त्र प्लस आदि, इसका संबंध शास्त्र आदि के उपदेश देने, शास्त्र आदि के उपदेश देने, शास्त्र आदि के उपदेश देने से, कोमा तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र के साधनों का प्रयोग करने से है। तंत्र मंत्र के साधनों का प्रयोग करने से है। तंत्र मंत्र के साधनों का प्रयोग करने से है। तंत्र मंत्र के साधनों का प्रयोग करने से है। प्रथम दोनों इनपुट है, ये आउटपुट है। लिख लो इसी में, प्रथम दोनों इनपुट है, यह आउटपुट है, ये आउटपुट है। प्रथम दोनों इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है? भावयत्री,
इसका संबंध भावक पाठक, इसका संबंध भावक पाठक, 3 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा मैं यहां, भावक है, पाठक है और सहृदय है। इसका संबंध भावक पाठक ऑब्लिक सहृदय, तीनों एक ही बात है। भावक पाठक सहृदय से हैं। सहृदय से हैं अर्थात ये प्रतिभा, अर्थात यह प्रतिभा अर्थात ये प्रतिभा पाठक का उपकार करने वाली है, अर्थात ये प्रतिभा पाठक का उपकार करने वाली है। इस प्रतिभा के माध्यम से, इस प्रतिभा के माध्यम से इस प्रतिभा के माध्यम से पाठक काव्य का आनंद लेता है। इस प्रतिभा के माध्यम से पाठक काव्य का आनंद या काव्य के आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रतिभा के माध्यम से पाठक काव्य के आनंद को प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात कहां लागू हो रही है? रास से। कार्यत्री और कार्यत्री का संबंध किससे है? कवि से। भावयत्री का संबंध भावक पाठक या सहृदय सामाजिक से हैं। 2 प्रकार की प्रतिभा है, कार्यत्री और भावयत्री। कार्यत्री को 3 भागों में सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। कौन करें? राजशेखर। अब मैं आपको ले चलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो परीक्षा में आएगी ही, लिख लीजिएगा। बटतोत या आचार्य भट्टतीति, आचार्य भट्टतोत या भट्टतीति। भट्टतोत या भट्टतीति। ठीक है, चूंकि 9वीं शताब्दी तक अपन पहुंच चुके थे, राइट। यहां हम पहुंचेंगे, बोलिए, 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी के आचार्य में भट्टतोत ओब्लिक भट्टतीति। ठीक है, भट्टतोत ओब्लिक भट्टतीति। ग्रंथ इनका उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। लेकिन यहां मैं रिलेशन स्थापित करता हूं। आगे हम पढ़ेंगे 10वीं 11वीं शताब्दी के आचार्य कौन? अभिनव गुप्त के गुरु थे। अभिनव गुप्त के गुरु थे, लिख लीजिएगा, जिनका अध्ययन इनके बाद ही करेंगे। अभिनव गुप्त के ये गुरु थे साथियों, आप अभिनव गुप्त के गुरु थे। ठीक है, भट्टतोत या भट्टतीति की बात करेंगे तो आप अभिनव गुप्त के क्या हैं? गुरु हैं। और इन्होंने क्या बात कही है? इन्होंने कहा है प्रज्ञा यानी वो है बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। प्रज्ञा उतारिएगा, नाव न ओ न में से शालिनी, शालिनी प्रतिभा मत्ता, ये लीजिएगा। प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी प्रतिभा मता।
प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। आराम से लिखिएगा, मैं तरीका बता दूंगा जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। लिख लिया? बटतोत की परिभाषा में याद कर लो, नव नव उन्मेष। नई नई परिभाषा, सबसे नई परिभाषा किनकी है? भटतोत की। तो नव नव उन्मेष शालिनी, अलग ही शब्द है इसमें। नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा आप, कितनी ज्ञान की बात की है। नीचे लिख लो पहले हिंदी ट्रांसलेशन। अर्थात वह बुद्धि, अर्थात वह बुद्धि जो, अर्थात वह बुद्धि जो नए नए भावों को उत्पन्न करती है। अर्थात वह बुद्धि जो नए नए भावों को उत्पन्न करती है। वह बुद्धि जो नए नए भावों को उत्पन्न करती है। जिस बुद्धि से सर्वथा नवीन, जिस बुद्धि से सर्वथा नवीन कोमा स्पूर्ण, आधा से फल पे ऊ की मात्रा, कोमा स्पूर्ण युक्त ज्ञान, स्पूर्ण युक्त ज्ञान जो मौलिक हो, स्पूर्ण युक्त ज्ञान जो मौलिक हो, खुद का हो, मौलिक का मतलब खुद का, जो मौलिक हो उसकी प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति होती है। पढ़िएगा, आनंद आएगा। बहुत गजब के शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने। लिखा हुआ है बुद्धि जो नए नए भावों को उत्पन्न करती है। जिस बुद्धि से सर्वथा, हमेशा, कौन सा? नवीन ज्ञान। हमेशा ही कौन सा ज्ञान? नवीन ज्ञान जो अपने आप में क्या हो? मौलिक हो, मूल हो, जिसका पहली बार जीवन में प्रयोग किया गया, वो प्रतिभाशाली है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस कंप्लीट काव्य शास्त्र को ए से लेकर जेड तक हजारों उदाहरण, छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष जितने भी है, उसको बिना देखे, बिना टिपे मैं हजारों उदाहरणों से समझा सकता हूं। मैं बात इसकी कर रहा हूं, किसकी? प्रतिभा की। समझा सकता हूं। मेरे अपने खुद के ट्रिक्स हैं, पूरे ट्रिक्स, कहीं से मैंने ट्यूशन नहीं लिया। मैं आज कैमरे के सामने बताना चाहूंगा। आप ये सोचिए कि कहीं पढ़ के नहीं, टाइम ही नहीं मिला, ऐसा तो पढ़ते पढ़ते जॉब लग गई। खुद के निर्मित है तो मैं आपको रटाता हूं, भरत, बादवाम, बीज, अलंकार, छंद, रस को ऐसे रटाऊंगा सबको। आप सोचेंगे कि यार कहां से चीजें लेके। अब आजकल क्या करते हैं, जो मैंने इनका इस्तेमाल किया वो तो क्या है? मौलिक है, मूल है, वो मैंने अपने भेजे से बनाई है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग बाग? पट्टे वट्टे बातें, और वही मेरी जो ट्रिक्स है ना, उनको टीपते
और नीचे लिखते हैं ट्रिक्स बाय डॉट डॉट पट्टे वाले सर द्वारा। समझ में आ रही? वो प्रतिभाशाली नहीं है, उनको बोलते हैं रट्टू तोते। क्या बोलते हैं? रट्टू तोते हो। और जो अपना इतिहास ही नहीं बदल सकते हैं, वो दुनिया का क्या इतिहास बदलेंगे? वो खुद जीवन में पास हो सकते हैं क्या? नौकरी नहीं लग सकते कभी? अरे जो खुद नौकरी नहीं लग सका वो लोगों को क्या राह देगा? मुझे बताइए। वो प्रतिभाशाली थोड़ा हो सकता है। वो तो क्या होता है? बोलो। रट्टू तोता और रट्टू तोतिया। वास्तविकता तो यही है, रियलिटी यही है। बैठा दो उनको आरपीएससी के एग्जाम में, आप बेहतर कर पाओगे? कुछ भी नहीं आता वो। मैंने आपको एक ही लाइन बोला, उनके लिए क्या? रट्टू तोते और तोतियां, और बातें वही बड़ी बड़ी। पढ़ना चाहिए, कैरियर खराब हो जाएगा नहीं पढ़ोगे। अरे तू भी पढ़ लेता, पढ़ लेती, तेरा तो सुधर जाता। समाज में उनकी वही इमेज है जो एज है बेरोजगारों की है, जो आपकी है ना, उससे ज्यादा इमेज उनकी नहीं है। कुछ हद तक हो सकती है 1% आपसे ज्यादा हो, लेकिन कांस्टेबल की इमेज उनसे ज्यादा है। कांस्टेबल खड़ा होकर किसी के पास पैसे मांग लेने की, भाई साहब यार 10,000 रुपये देना, तो घर वाले कहते यार दे दो इसको, तो लौटा देगा। लेकिन ये तोते तोतियां अगर जाकर मांग लेना, पता नहीं यार देगा या नहीं देगा। ये वास्तविकता है। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि सब ट्रिक्स मेरे द्वारा निर्मित है। अब उनको दूसरे काम में ले, वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते। मैंने एक लाइन बोली, मौलिक क्या होना चाहिए? मौलिक का मतलब मूल। समझ में आ गए? और इस प्रतिभा को समझो, अंदर तक जाओ, हृदय की गहराइयों को छूने की कोशिश करो। कहना क्या चाहते हैं? वह बुद्धि सभी में होती है। बुद्धि तो किसमें कम बुद्धि होती है, कोई जड़ बुद्धि होती है, कोई में बहुत अच्छी वाली बुद्धि होती है। बुद्धि सभी में होगी। वह बुद्धि, अब देखो, जो नव, नव यानी नए, नव यानी फिर नए नए। उन्मेष को देखो, अब आप उत प्लस मेष, उन्मेष शब्द बना उत प्लस मेष, और उन्मेष का मतलब समझा देता हूं, धरती पर गिरने वाली सूर्य की पहली किरण क्या होती है? उन्मेष। हमारे जमाने में किताब चला करती थी, उसका नाम क्या था? उन्मेष। जैसे आज क्षितिज है, जैसे अपन वितान कहते हैं, वैसे उस जमाने में क्या चलती थी? उन्मेष। तो एक बार फिर रिपीट करना चाहूं, उन्मेष का मतलब सूर्य की पहली किरण जो धरती पर आकर गिरती है। अब आप बताओ उससे नया क्या हो सकता है? सूर्य की पहली किरण पहली बार, फिर तो बहुत सारी आ गई, जो धरती पर आकर गिर गई, कहा जाता है उन्मेष। उससे नया क्या हो सकता है? सूर्य उदय हुआ, पहली किरण धरती पर आ गई, फिर तो दूसरी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, 50वीं भी आएगी, दिन भर ही आती रहेगी, वो फिर प्रतिभाशाली नहीं हो सकती। तो नए नए भावों का उन्मेष, उन्मेष का मतलब सूर्य की पहली किरण जो धरती पर आती है, उन भावों को प्रकट करने वाली बुद्धि का नाम क्या है? प्रतिभा। और प्रतिभा का मतलब होता है, जो प्रतिभाशाली वह होता है जो लोगों के अनुसार नहीं चलता, बल्कि लोग उसके अनुसार चलते हैं। वो लोगों का अनुकरण नहीं करता, बल्कि लोग उसका अनुकरण करते हैं। वो हीरो वर्शिप नहीं करता साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, बल्कि लोग उसको हीरो के रूप में पूजते हैं, आदर्श मानते हैं। वो क्या है? अपने आप में बोलिए, प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभा का मतलब लाइन है, एकदम ब्रांडेड न्यू, पहली बार जो मार्केट में आता है ना, एकदम नया। और उसमें क्या होना चाहिए? मूल, दूसरे की कोई इसमें कॉपी नहीं होनी चाहिए। वही प्रतिभाशाली है। अन्यथा पुराना हो जाए, फिर कॉपी कर दे, वही भाषा पढ़ाते रहे, वही ट्रिक सर पे लगाते रहे, तो वो प्रतिभाशाली नहीं होता। अभी तो क्या होते हैं? बोलिए, रट्टू तोते और मराओगे क्या? चलो ठीक है, याद कर लिया। भट्टोत को प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी प्रतिभा माता। इंपोर्टेंट है, आएगी।
लिख लो, आएगी, आएगी। और ये है ना, ये परिभाषा 80,000 रुपये पर मंथ की पड़ सकती है। कितनी? 80,000। अगर एक प्रतिभा की परिभाषा में याद नहीं रहेगी, एक नंबर से चूक जाते हैं, तो बताओ कितना खतरा है। हर महीने के कितने जाएंगे, ये सोचो आप। एक कबीर दास 80,000 का अपने हिंदी में, अमूल्य, कोई मोल ही नहीं। ठीक है। बटतोत की परिभाषा के बाद अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम लिखो, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव भारती व ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव भारती व ध्वन्यालोक लोचन कौन सी रचना है? अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। ये आपको बता दिया गया, ये भट्टतोत के चेले थे, लिख लो, भट्टतोत के शिष्य। अभिनव गुप्त कौन थे? भट्टतोत के शिष्य। प्रतिभा अपूर्व वस्तु, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये लो, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। इसका मतलब लिखिएगा, प्रतिभा वह बुद्धि है, प्रतिभा वह बुद्धि है, प्रतिभा वह बुद्धि है जो अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में, अपूर्व का मतलब अनोखी, प्रतिभा वह बुद्धि है जो अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में, अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में, अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। लिख लिया? याद कैसे करेंगे? देखो, अभिनव गुप्त अपूर्व है। अभिनव गुप्त क्या है? अपूर्व। ध्यान दो, जो घटना आज तक पूर्व में नहीं हो और पहली बार किसी के माध्यम से की जाए, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो प्रतिभाशाली है। लेकिन नेगेटिव थॉट में नहीं, कोई गलत काम बोले, मैंने आज पहली बार किसी को 10 को मार दिया, तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। समझ में आ गई? पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, मानसिक क्षमता होनी चाहिए, असाधारण। ठीक है ना? तो अपूर्व, अभिनव गुप्त से क्या याद करेंगे? अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। मम्मट का योगदान कैसे भूल सकते हैं? मम्मट का समय 11वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है, समय आपका 11वीं शताब्दी है। शक्ति कवित्वम बीजम रूप, शक्ति कवित्वम, कवित्वम बीजम रूप, रूप है संस्कार विशेष है, संस्कार विशेष है। लो जी, शक्ति कवित्वम बीजम, शक्ति कवित्वम बीजम रूप है संस्कार विशेष है।
शक्ति कवित्वम बीजम रूप है संस्कार विशेष है। शक्ति कवित्वम बीजम रूपम संस्कार विशेष है। उधर वामन ने भी कहा था बीजम, क्या कहा था? बीजम। लेकिन यहां हम लोग एक बात को याद करेंगे, क्योंकि मम्मट के संस्कार औरों से विशेष है। मम्मट के संस्कार औरों से क्या है? विशेष है। सबसे पॉपुलर आचार्य वे ने कौन? मम्मट। तो इनके संस्कार औरों से क्या है? विशेष है। तो परिभाषा में याद क्या करेंगे? संस्कार विशेष। और लिख लीजिएगा, इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अग्नि पुराण में भी प्रतिभा को शक्ति कहा गया था। अग्नि पुराण में भी प्रतिभा को शक्ति ही कहा गया था। अग्नि पुराण में प्रतिभा को शक्ति कहा गया था। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी हिंदी के विचारक प्रतिभा के बारे में क्या करें? आचार्य शुक्ल जी क्या कह रहे हैं बताइएगा। अंतःकरण की उद्भावित, अंतःकरण की उद्भावित क्रिया ही प्रतिभा है। 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 जो हमारे अंतःकरण, देखिए अंदर से जो उद्भावित होती है, बाहर निकलती है, वही अपने आप में क्या है? प्रतिभा है। तो अंतःकरण की उद्भावित प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रतिभा। ये बात कौन करें? आचार्य शुक्ल जी। अंतःकरण की उद्भावित क्रिया ही ये है। इसके बाद में हम बात करेंगे साथियों डॉक्टर नगेंद्र, इंपोर्टेंट परिभाषा है। डॉक्टर नगेंद्र लिखेगा, इन्होंने प्रतिभा को असाधारण कोटि, इन्होंने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा, मैं एक ही मात्रा ध बड़ा वाला, असाधारण कोटि की मेधा, इन्होंने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है। असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को नीरस तथा साधारण, प्रतिभा को नीरस तथा साधारण वातावरण
नीरस तथा साधारण वातावरण कतई अच्छे नहीं लगते। कतई यानी बिल्कुल भी, कतई अच्छे नहीं लगते। नीरस तथा साधारण वातावरण कतई अच्छे नहीं लगते। वह असाधारण वातावरण में, वह असाधारण वातावरण में, वह असाधारण वातावरण में खुलकर खेलती है। वह असाधारण वातावरण में खुलकर खेलती है। देख लो ज्ञान की बात। जो प्रतिभा है उसको नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते। अगर कोई उभासे लेता है ना क्लास में बैठ के, वो कभी भी प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। ये तय है, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी भी नीरस नहीं, वो औरों से अलग दिखता, वो एक्टिव रहता है। तो आज के बाद यदि कोई भी अगर लेने की कोशिश भी कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो शायद इस श्रेणी में नहीं है। और ले तो मनाई भी नहीं, लेकिन मनी मन में फैले। कबीरदास जी कहते हैं अगर आता है तो मनी मन में ले ले। ऐसे मैंने प्रवचन दिया, एक बेच में प्रवचन दिया, देते में इधर लिखा और वापस देखा तो एक लड़की उबा से ले रही थी ऐसे, तो बीच में जगह जगह रोक लिया उसने। अरे ऐसे कैसे? लो लो बढ़ाओ आगे, नहीं तो पाप का भागीदार मुझे बनाओगे। वैसे जगह की जगह रोक लिया उसने बिल्कुल, न तो ऊपर लिया न नीचे। मैंने पड़ोसी से कहा इसको उबासी दिलवाओ नहीं तो पता नहीं आगे कौन सा फल मिलेगा कि नहीं मिले। तो लो, लेकिन फिर आप समझ लीजिएगा कि आप प्रतिभाशाली नहीं। और वैसे भी तो पता लग ही रहा कि हम क्या है, क्योंकि जो आपकी चाल चलन है, हाव भाव है, उसमें ऐसा आता है कि जैसे इनका सब कुछ ही लुट गया। ऐसे टूटे टूटे पैरों से आते हैं, वैसे ऐसे चलते हैं ऐसे, जैसे ऐसा लगता है कि खत्म ही होगा इनका सब कुछ। वैसे भी दिख रहा है कि आप प्रतिभाशाली है या जिस उम्र में ये फूल खिलने चाहिए ना, उस उम्र में ये फूल लगातार मुरझा गए। और जब खिलने की बात आएगी ना, फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि फूल तो मुरझा चुके। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, वरना डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा आपके ऊपर हावी नहीं फिट बैठती है। हावी तो अलग है हावी होना तो अलग मामला है। हाँ, नगेंद्र नगेंद्र यार, तो ये कौन करें? डॉक्टर नगेंद्र। प्रतिभा के बारे में हमने आज चर्चा की है, ठीक है। प्रतिभा के बारे में सबसे पहले चर्चा हमने की है किसमें? अग्नि पुराण। मैं क्यों टीपा टापी कर रहे हो? मुझे वैसे ही याद है, क्यों पलटा पलटी कर रहे हो? आपसे नहीं पूछूंगा। अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभ है, दैट मीन्स दुर्लभम। क्या करना पड़ेगा? दुर्लभम। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति स्त्रतसु दुर्लभा। तो अग्नि पुराण क्या है? दुर्लभ है। हमारे भामे साहब ने कहा कि जब तक मेरे ऊपर गुरु का उपदेश नहीं होगा, गुरु उपदेशा, गुरु उपदेशा, गुरुपदेशा, गुरुपदेशा देतुम शास्त्रम, गुरुपदेशा। के बाद दंडी। दंडी अपने आप में नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्च वियोगा से काव्य संपदा। वामन की परिभाषा में बीजाम, वामन की परिभाषा में बीजाम, रुद्रट की परिभाषा में सहजा और उत्पाध्या, राजशेखर की परिभाषा में
कार्यत्री और भावयत्री सहजा आहार्या औपदेशिकी, 3 वेद इसके हो गए। राजशेखर के बाद में भट्ट तोत की परिभाषा इंपोर्टेंट है। प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी प्रतिभा मता। अभिनव गुप्त ने कहा है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा। शुक्ल जी ने कहा है अंतःकरण की उद्भावित प्रक्रिया है। नगेंद्र ने कहा कि साधारण और नीरस वातावरण अच्छे नहीं लगते हैं। बोलिए प्रतिभा याद हो गई क्या? मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, हो गया ना? अभी चूंकि व्युत्पत्ति और अभ्यास आज पूरा नहीं हो पाएगा, इस पर चर्चा हम लोग सोमवार को निर्धारित वक्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।